हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के 22 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हम टेस्ट नंबर 23 डिस्कस करेंगे। देखिए, अभी तक आपने अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो प्रैक्टिस करने के लिए ये अच्छा टाइम है। लगभग 1 महीना बचा है आपके एग्जाम में, तो अब ये नेक्स्ट 1 मंथ है जो आप जितना हो सके आपसे प्रैक्टिस कीजिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको रेगुलर बेसिस पे टेस्ट मिलते हैं। पहले जो बैच कंप्लीट हो चुका है उसके टेस्ट भी मिल जाएंगे और जो अभी नया बैच चल रहा है इसके भी टेस्ट आपको एग्जाम तक मिलते रहेंगे। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं टेस्ट सीरीज के लिए। वेबसाइट पे myupsc.in पे जाके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और कॉमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा। ये आपके सफिशियंट रहेगा एग्जाम के प्रैक्टिस के लिए। लेट्स बिगिन। यह सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। उच्च कल्प वंश से संबंधित शासक व्याघ्रदेव का उल्लेख करने वाले अभिलेख बघेलखंड के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? देखिए, इस क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो जो उच्च कल्प है उसका शासन किस अंचल में था, किस अंचल में था, तो वो बघेलखंड अंचल में था। अब इसकी राजधानी कौन सी थी, ये पूछा जा सकता है। दूसरा, जो व्याघ्रदेव का उल्लेख किया है जिस अभिलेख में है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो इसमें यही पूछा है क्वेश्चन में कि जो उच्च कल्पवंश से संबंधित शासक थे व्याघ्रदेव, इनका उल्लेख अभिलेख ये मिला है बघेलखंड के इंस्क्रिप्शन में, और ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये नचना और गंज से प्राप्त हुए हैं, नचना और गंज से। इनकी राजधानी कौन सी थी, इनकी राजधानी थी ऊंचहरा। ऊंचहरा ये राजधानी थी, ये कहाँ पे पड़ती है, सतना में, ये इनकी राजधानी थी और इनका शासन बघेलखंड अंचल में ही था। डी इसका करेक्ट आंसर है। कच्छप घात वंश की ग्वालियर शाखा का संस्थापक कौन था? ग्वालियर शाखा का संस्थापक कौन था? कच्छप घात। देखिए, इनकी 3 ब्रांचेज थी कच्छप घात जो वंश था इसकी। अब इसमें से पूछा है जो ग्वालियर ब्रांच थी, ग्वालियर शाखा थी, इसका शासक कौन था? ये कच्छप घात जो डायनेस्टी थी, ये जो राजवंश था मध्य प्रदेश के जो उत्तरी भूभाग है, नदन मध्य प्रदेश, इसमें एक महत्वपूर्ण डायनेस्टी थी ये। और इन्होंने 950 to 1129 ईस्वी तक शासन किया है। इसमें ज्यादातर है कला और वास्तुकला के लिए फेमस रहा है ये कच्छप घात डायनेस्टी। आपने पिछले टेस्ट में करवाया था क्वेश्चन, एक सास बहू का मंदिर, सास बहू के मंदिर का निर्माण भी इसी डायनेस्टी के एक रूलर थे महीपाल, महीपाल थे, वो भी कच्छप घात वंश के ही थे, उन्होंने करवाया था। और वो कहाँ करवाया था? ग्वालियर में ही करवाया था सास बहू मंदिर का निर्माण। एक और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है इसी डायनेस्टी से। इस डायनेस्टी के एक रूलर थे, राजा थे देवपाल। कौन थे? देवपाल। ये रहे थे इस टाइम पीरियड तक। इन्होंने एक 64 योगिनी मंदिर का निर्माण करवाया था, और वो 64 योगिनी मंदिर का निर्माण कहाँ कराया था? मुरैना में। और मुरैना में भी एग्जैक्ट मुरैना जिले में कौन सी जगह करवाया था? वो मितौली में करवाया था। मितौली, मितौली गांव है ये, मुरैना जिले में पड़ता है। यहाँ पे इन्होंने 64 योगिनी मंदिर का निर्माण करवाया था कच्छप घात राजा देवपाल ने। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। एक जो आमेर है, देखिए जो ये डायनेस्टी है ये बेसिकली एक राजपूत वंशी है। कौन सी है? ये राजपूत डायनेस्टी थी जिन्होंने 10th और 12th सेंचुरी में रूल किया था। इनका नॉर्थ वेस्ट पार्ट में था, सेंट्रल इंडिया जैसे मध्य प्रदेश में था, इसके अलावा नदन वेस्टर्न पार्ट में था। एक आमेर का है कछवा राजपूत, आमेर के, आमेर राजस्थान जयपुर में, वहां के कछवा राजपूत, वो भी इसी डायनेस्टी से थे। अब क्वेश्चन की बात करते हैं तो कच्छप घात वंश की ग्वालियर शाखा का संस्थापक कौन था? ये वज्रदमन थे, वज्रदमन। ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। इसकी 2 ब्रांच और है, वो पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज आगे करवा दिया जाएगा टेस्ट में। माधव संगीत स्कूल किसके मार्गदर्शन में प्रारंभ हुआ था? माधव संगीत स्कूल है, ये किसके मार्गदर्शन में प्रारंभ हुआ था?
देखिए ये प्रारंभ हुआ था 1918 में, और कहाँ पे प्रारंभ हुआ था? ये ग्वालियर में हुआ था, ग्वालियर में हुआ था। और ये विष्णु नारायण भातखंडे के मार्गदर्शन में प्रारंभ हुआ था। बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। भीलों की काष्ठ कला का निम्न में से कौन सा एक श्रेष्ठ नमूना है? ये पूछा गया है वुड आर्ट्स का। वुड आर्ट्स, भीलों की जो वुड आर्ट्स है, इसका एक श्रेष्ठ नमूना कौन सा है इनमें से? तो जो वुड आर्ट्स है भील का, इसकी ये एक परंपरा भी है प्राचीन काल से ही। जैसे आप देखेंगे कोरकू के जो मृत स्तंभ है, मंडो क्या है? ये कोरकू के मृत स्तंभ है। इसी तरीके से भीलों की जो वुड आर्ट्स है, ये दिवाग्या है। ये इसका करेक्ट आंसर है। कई बार एग्जाम में ये मृत स्तंभ मंडो पूछ लिया जाता है कोरकू जनजाति का। ए करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश के किस जिले में कांसे के प्रसिद्ध बटलोही नामक पात्र बनाए जाते हैं? ये कांसे के जो पात्र हैं ये बनाए जाते हैं। एक्चुअली क्या है, देखिए ये बनाए जाते हैं सतना में। सतना में भी, जो अभी हम ऊपर पढ़ रहे थे क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में ऊंचे हरा है कस्बा, वहां पे कांसे के प्रसिद्ध ये बर्तन बनाए जाते हैं। ये है बटलोही। ऊंचे हरा धातु शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, जैसे कांसा या फिर फूल की थालियां। ये क्या है, एक्चुअली धातु या फूलों की थालियां बनाई जाती है यहाँ पे ऊंचे हरा में। और ये पूरे देश में बर्तन बाजार में स्पेशली काफी फेमस है। ऊंचे हरा सतना जिले में है, मध्य प्रदेश में, और इसकी काफी अच्छी डिमांड होती है। ऊंचे हरा के बटलोई जो पात्र हैं ये इनकी। बैतूल का पूछ लिया जाता है कई बार। ये भरना शिल्प जो है बैतूल की, भरना शिल्प का पूछ लिया जाता है कई बार बैतूल का। बैराइटा गायन मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से में प्रसिद्ध है? बैराइटा गायन मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? बैराइटा गायन है ये एक्चुअली देखिए बैराइटा क्या है, मेनली एक गायन शैली है। क्या है? गायन शैली है, और जिसमें मेनली मुख्यतः महाभारत कथाएं हैं। इसके अलावा जो एंशिएंट चरित्र हैं, ऐतिहासिक जो हिस्टोरिकल लोकनायक हैं, उनकी कथाएं हैं, वो बैराइटा है। और ये बुंदेलखंड रीजन में फेमस है। बुंदेलखंड क्षेत्र में जो धार्मिक त्योहार हैं उनमें फेमस है। और इसके अलावा भी जैसे बुंदेलखंड की बात करें तो आला है, भोला है, देवासी या फिर जगदेव का पुआरा, ये बुंदेलखंड रीजन के फेमस कुछ धार्मिक त्योहार भी हैं। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। ये इधर साहित्यकार हैं, लिटरेचर हैं, और इधर राइटर हैं, इनको मैच करना है। देखिए भूषण है, भूषण ये है छत्रसाल दशक। भूषण की रचना है छत्रसाल दशक। पद्माकर की रचना क्या है? अली जहां प्रकाश। केशवदास की रचना है नखशिख। भर्तृहरि की है नीति शतक। ये इनको याद कर लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि जो 9 जून को पेपर हुआ है उसमें इसी तरीके का एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में। इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो फर्स्ट, सेकंड, 3, 4 ये सही मैचिंग है। डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में कम वर्षा होने का प्रमुख कारण क्या है? निमाड़ जो एरिया है, निमाड़ रीजन है, उसमें कम बारिश होती है। इसका क्या कारण क्या है? देखिए एक होता है रेन शेडो एरिया। रेन शेडो एरिया, चाहे आप तिब्बतियन प्लेट्यू की बात करेंगे या फिर वेस्टर्न घाट की बात करेंगे, यहाँ पे रेन शेडो एरिया होता है। जैसे कोई माउंटेन रेंज है या कोई पर्वत है, उसके शेडो की वजह से उसका जो पास का एरिया है, किसी पर्वत के क्षेत्र के जो पीछे का एरिया है, उसकी वजह से कम बारिश होती है वहां पे। क्योंकि इसकी वजह क्या है? क्योंकि वो विंड की डायरेक्शन के अपोजिट में आ जाता है। कोई भी माउंटेन है, उसके जो पीछे का एरिया है वहां पे कम बारिश होती है, और उसकी वजह क्या है कि विंड की डायरेक्शन के ऑपोजिट में आ जाता है, इसलिए
उसको उसमें कम बारिश होती है और उसको रेन शेडो एरिया भी बोलते हैं। यही वजह है कि इसमें कम बारिश होती है। निमाड़ में जो सतपुड़ा माउंटेन रेंज है उसके रेन शेडो की वजह से यहाँ कम बरसात होती है। आंवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जो आंवलिया इरिगेशन प्रोजेक्ट है, ये एक्चुअली ये मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट है। ये कहाँ पे है? ये खालवा में है, खालवा में है। और खालवा के पास में जो एक रिवर भी फेमस है वो है घोड़ा पछाड़ नदी, ये यहीं पे है खालवा में। खालवा आता है खंडवा जिले में, खंडवा जिले में ही है ये खालवा। और यहीं पे घोड़ा पछाड़ रिवर है और यहीं पे ये आंवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना है। और ये इम्पोर्टेंट है, इरिगेशन का एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार। जैसे खरगोन है, खरगोन का क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ की एक देजला देवड़ा है, देजला देवड़ा, ये भी इरिगेशन प्रोजेक्ट ही है। तो आंवलिया याद रखना आपको, ये खंडवा का है। निम्न में से किस जिला समूह में सागौन के घने वंश पाए जाते हैं? जो सागौन है, टीक फॉरेस्ट की बात हो रही है, वो भी डेंस फॉरेस्ट ऑफ टीक। ये क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? सागौन के घने वन, ये है डेंस फॉरेस्ट ऑफ टीक। ये कौन से की ग्रुप में पाए जाते हैं? तो देखिए डेंस फॉरेस्ट जो टीक के सागौन के घने वंश पाए जाते हैं उमरिया, शिवपुरी और निमाड़ में। उमरिया, शिवपुरी और निमाड़ में तो एक्चुअली मिक्स पाए जाते हैं, मिक्सचर पाए जाते हैं। मंडला, बालाघाट और सीधी है, यहाँ पे शाल के पाए जाते हैं, शाल ट्री। और उमरिया, शिवपुरी और निमाड़ में मिश्रित वन पाए जाते हैं। ये जो होशंगाबाद है, जो नर्मदापुरम हो गया, जबलपुर, छिंदवाड़ा, इसके अलावा बैतूल, ये जो एरिया है यहाँ पे पाए जाते हैं टीक फॉरेस्ट, डेंस टीक फॉरेस्ट, इसमें पाए जाते हैं। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप याद रखिएगा, उमरिया, शिवपुरी जो निमाड़ है यहाँ पे मिश्रित, मंडला, बालाघाट और सीधी है यहाँ पे शाल ट्री पाए जाते हैं, शाल के घने वन पाए जाते हैं। और होशंगाबाद, जबलपुर, छिंदवाड़ा में और बैतूल यहाँ पे सागौन के घने वन पाए जाते हैं। देखिए इसको लाइक जरूर कीजिएगा। टेस्ट सीरीज के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, अभी सफिशिएंट टाइम है। अदरवाइज आप बाद में कोई 3 दिन पहले ज्वाइन करता है, कोई 7 दिन पहले ज्वाइन करता है, तो उसका इतना बेनिफिट नहीं मिल पाता है, आपका अच्छे से रिवीजन नहीं हो पाता है। तो ये बेस्ट टाइम है अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई थी 19 जनवरी 1962 में, 1962 में जनवरी में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? भोपाल में है। पहली बार खनिज नीति कब घोषित की गई थी? ये तो खनिज विकास निगम की बात हो रही है। मध्य प्रदेश की पहली खनिज नीति, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि मध्य प्रदेश की प्रथम खनिज नीति कब घोषित की गई थी? 1995 में, 1995 में ये पहली खनिज नीति घोषित की गई थी। अभी प्रेजेंट नई खनिज नीति कौन सी है? न्यू जो मिनरल पॉलिसी है ये 2010 की नई है। ये इसको कौन सा इसका सही मैच होगा ये देखना है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है, लिस्ट दे रखी है। मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड ये 1961 है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? भोपाल में। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प बोर्ड है, ये जो मध्य प्रदेश हस्तशिल्प बोर्ड है ये 1972 का है और इसका हेडक्वार्टर भी भोपाल में ही है। मध्य प्रदेश निर्यात निगम है, ये 1977 में इसकी स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर भी
भोपाल में ही है। मध्य प्रदेश कपड़ा उद्योग निगम है, ये जो कपड़ा उद्योग निगम है, मध्य प्रदेश कपड़ा उद्योग निगम, वो इसको वस्त्र उद्योग निगम भी पूछा जा सकता है आपसे। ये 1970 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इंदौर में है। तो ये सही मैचिंग है, डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। ये याद रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का अभी भी क्वेश्चन पूछा गया था और आगे भी आपको देखने को मिलेगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का ये पढ़ लीजिएगा, एटलीस्ट जो डिवीजन है कम से कम उनके तो पढ़ लीजिएगा। एक जिला एक उत्पाद योजना 2023 के संदर्भ में तुअर दाल का संबंध निम्न में से किस जिले से है? ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम 2023 तुअर दाल के बारे में पूछा गया है। एक्चुअली हर डिस्ट्रिक्ट में उनके जो मेन प्रोडक्ट है, मुख्य उत्पाद है, उनको बढ़ावा मिले, इसलिए ये शुरू किया गया है पूरे देश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। बड़वानी की बात करें तो यहाँ का अदरक, यहाँ का अदरक है। नरसिंहपुर की बात करें तो नरसिंहपुर की है तुअर दाल। दमोह की बात करें तो दमोह का चना है। मंदसौर है, यहाँ का लहसुन है, यहाँ का लहसुन है। तो क्वेश्चन में तुअर दाल का पूछा है तो करेक्ट आंसर आएगा नरसिंहपुर, बी। डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से किन जिलों के समूहों ने 100% वित्तीय डिजिटल जिलों का दर्जा हासिल किया है? ये पूछा गया है 100% का, कि इनमें से डिजिटल जिला कार्यक्रम के अंतर्गत किन जिलों के समूह ने 100% इन्होंने वित्तीय डिजिटल जिलों का दर्जा हासिल किया है। ये एक तो सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से ये डिजिटल करने के लिए ये शुरू किया गया था। अब इसमें बैतूल, इंदौर और विदिशा, इन्होंने 100% वित्तीय डिजिटल जिले का दर्जा हासिल किया है। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होना अनिवार्य है? इफ द पंचायत इज डिसॉल्व देन विथिन व्हाट पीरियड इज इट मैंडेटरी टू होल्ड इलेक्शंस? देखिए, ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, 73rd संविधान संशोधन अधिनियम, और ये 1992 में, और इसमें एक भाग जोड़ा गया था, भाग 9 पार्ट 9 भाग 9, और इसमें जो पार्ट 9 था इसमें 16 नए आर्टिकल और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, पंचायत से रिलेटेड है और हमारे सिलेबस में भी है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 पार्ट 9 जोड़ा गया, पार्ट 9 में 16 नए आर्टिकल और 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, और इसी में आर्टिकल है आर्टिकल 243E, इसका थर्ड, इसमें मेंशन है कि अगर पंचायत भंग हो जाती है तो 6 महीने के अंदर अंदर निर्वाचन होना जरूरी है, 6 मंथ। सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है? लीडर ऑफ अपोजिशन अभी कौन है मध्य प्रदेश असेंबली में? अभी प्रेजेंट की बात करें तो उमंग सिंघार, ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। उमंग सिंघार ये नेता प्रतिपक्ष है। इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे गोविंद सिंह, डॉक्टर गोविंद सिंह इनसे पहले थे, और डॉक्टर गोविंद सिंह से पहले कमलनाथ जी थे। तो ये है, अभी प्रेजेंट का पूछा जाए तो उमंग सिंघार ये नेता प्रतिपक्ष है। आपसे यहां से पूछा जा सकता है फर्स्ट कौन थे मध्य प्रदेश विधानसभा में, पहले कौन थे नेता प्रतिपक्ष? तो विश्वनाथ यादवराम तामसकर थे। विश्वनाथ यादवराम तामसकर, ये याद रखिएगा, पहले लीडर ऑफ अपोजिशन थे विश्वनाथ यादवराव तामसकर, और अभी प्रेजेंट में उमंग सिंघार।
NFHS5 की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर कितनी है? ये पूछा गया है हमसे नेशनल जो फैमिली हेल्थ सर्वे है उसके अकॉर्डिंग, और अभी जो लेटेस्ट है वो कौन सा है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th, और इसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मोर्टेलिटी रेट क्या है चिल्ड्रंस की, बच्चों की मोर्टेलिटी रेट अंडर 5 years ऑफ एज, 5 साल से कम के बच्चों की। तो देखिए शिशु मृत्यु दर का है, तो इसमें 0.1 ईयर का देखा जाए तो 0.1 ईयर का 41.3% है। 0 से 28 दिन का देखा जाए 28 डेज का, ये एक दिन का है। 28 0 से और 28 डेज का पूछा जाए आपसे तो वो 29% है मोर्टेलिटी रेट, और हमसे यहाँ पूछा गया है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का, तो ये 49.2% है, 49.2%। तो ये 49.2 तो कितना है? 5 वर्ष से कम। अब आपसे 0 से 28 दिन का पूछा जाए तो 29%, और शिशु मृत्यु दर का पूछा जाता है वो 41.3%। ए इसका करेक्ट आंसर है, वो एक दिन कहा जाता है शिशु मृत्यु दर। ऑर्निथोप्टर रोबोट में निम्न में से किस प्रकार की क्षमता होती है? देखिए कई रोबोट्स होते हैं, प्रोस्थेटिक है, एक्सोस्केलेटन्स है, ये आप आजकल काफी चर्चा में है। जो संवर्धित रोबोट हैं ये क्या करते हैं? मानव की कैपेसिटी बढ़ा देते हैं, अभी प्रेजेंट में ये चल रहे हैं। अब हमसे पूछा गया है ऑर्निथोप्टर रोबोट, रोबोटिक्स का आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, AI रोबोटिक्स ये सब हमारे सिलेबस में है। ऑर्निथोप्टर जो रोबोट है ये क्या करता है? ये पंखों की सहायता से पक्षियों की भांति उड़ने में सक्षम है ये, और इसीलिए जो पक्षियों की भांति उड़ते हैं इसीलिए इसको ऑर्निथोप्टर कहा जाता है। जैसे स्मार्ट बर्ड, रोबो मधुमक्खी है। डी इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सा एक सोशल नेटवर्किंग नेटवर्क का प्रकार है? इनमें से कौन सा सोशल नेटवर्किंग नेटवर्क है? सोशल नेटवर्क शब्द पहली बार कब शुरू हुआ था? सोशल नेटवर्क जो शब्द है ये पहली बार शुरू हुआ था 1950 में। किसने शुरू किया गया था? ये थे प्रोफेसर J.A. बर्नस। J.A. बर्नस थे प्रोफेसर, इन्होंने ये शब्द शुरू किया गया था सोशल नेटवर्क का। पहली सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी थी? पहली सोशल नेटवर्किंग साइट थी bolt.com। bolt.com ये पहली सोशल नेटवर्किंग साइट मानी जाती है। जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, ये सोशल नेटवर्किंग साइट है। अब तो एक्स हो गया ट्विटर। इस क्वेश्चन की बात करें तो मीडिया शेयरिंग ये सोशल नेटवर्किंग साइट है। सोशल न्यूज ये भी सोशल नेटवर्किंग साइट है। ब्लॉग एंड फोरम्स ये भी सोशल नेटवर्किंग में आते हैं। तो ये सभी सोशल नेटवर्किंग साइट्स है। डी इसका करेक्ट आंसर है। ई गवर्नेंस के तहत डिजी लॉकर की शुरुआत कब की गई थी? ई गवर्नेंस के तहत डिजी लॉकर कब शुरू किया गया था? ये प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था डिजी लॉकर, और यह आता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, IT एंड टेलीकम्युनिकेशन के अंडर में आता है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है उसके अधीन आता है ये, और ये इसकी शुरुआत की गई थी 1 जुलाई को 2015 में। 1 जुलाई 2015 को डिजी लॉकर की शुरुआत की गई थी। आप में से कई लोगों ने इसको सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसको वीडियो को लाइक कीजिएगा। टेस्ट सीरीज के लिए आपके सब्जेक्ट के लिए भी आप वेबसाइट पे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी 4 अगस्त को जिनका एग्जाम है तो वेबसाइट पे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। जनरल स्टडीज के पेपर के लिए भी, जीके का जो पेपर है उसके लिए भी अवेलेबल है, या फिर इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप टेस्ट सीरीज के लिए। अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस टेस्ट पढ़ते हैं, देखिए आपने वीडियो देख लिया, PDF पढ़ लिया, उसके बाद प्रैक्टिस टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए।
आपका 3 बार रिवीजन हो जाता है। करंट अफेयर्स के नोट्स वगैरह पढ़ लीजिएगा। वैसे तो पूरे सिलेबस में से एक एक टॉपिक पे क्वेश्चन लेके आ रहे हैं इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, पर इससे आपका 3 बार रिवीजन हो जाता है और यही सबसे बेस्ट तरीका है। आप वीडियो देख लीजिए, और अगर वीडियो नहीं देख पाते हैं तो आप पीडीएफ पढ़ लीजिए एक बार। इसका डिटेल सॉल्यूशन मिल जाता है आपको टेस्ट का पीडीएफ में, और वो पढ़ने के बाद फिर आप प्रैक्टिस टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, ताकि आपको पता रहे कि आपके कौन से टॉपिक में क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। उस टॉपिक को फिर वापस आप पढ़िएगा, नोट्स मिलते हैं उसमें, और फिर वापस टेस्ट दीजिएगा। तो जो भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है उससे भागिए मत, उसको इम्प्रूव कीजिए। अभी 1 महीना है, 1 महीना कम नहीं होता है। निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउजर है? वेब ब्राउजर कौन सा है इसमें से? देखिए, ये सर्च इंजन है, ये भी सर्च इंजन है, ये भी सर्च इंजन है, ये वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर क्या होता है? वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। वेब ब्राउजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जैसे मोजेक है, गूगल क्रोम, इस तरीके के ये वेब ब्राउजर होते हैं। सी इसका करेक्ट आंसर आएगा, बाकी सब सर्च इंजन है। निम्न में से कृत्रिम बुद्धि के लिए किस भाषा का विकास किया गया है? कृत्रिम बुद्धि के लिए कौन सी लैंग्वेज डेवलप की है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, ये पूछा गया है। देखिए, जॉन मैकार्थी ने ये प्रयोग किया था सबसे पहले, इस लैंग्वेज को डेवलप किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, और ये है दिस वन, लिस्प। लिस्प है ये। और इसको कब डेवलप किया था? ये जॉन मैकार्थी ने 1959 में डेवलप किया था। इसका विकास 1959 में किया गया था। ये एक्चुअली एक फंक्शन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इसका यूज किया जाता है जो गैर सांख्यिकी डेटा है उसके प्रोसेसिंग में इसका यूज किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए लैंग्वेज है ये। मरोहन भित्ति निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है? भित्ति चित्र निम्न में से, मरोहन भित्ति चित्र, ये किस जनजाति से संबंधित है? देखिए, मरोहन का सबसे पहले प्रयोग किया था बैगा ने। बैगा ट्राइब्स ने इसका प्रयोग किया था। ये विवाह में जो मंडप वगैरह है उसके नीचे ये जो डिजाइन वगैरह कलात्मक रूप से बनाई जाती है उसको कहा जाता है मरोहन भित्ति। रानी दुर्गावती संग्रहालय किस जिले में है? रानी दुर्गावती संग्रहालय है ये बवरताल उद्यान है। बवरताल उद्यान जबलपुर में, वहां पे है ये। तो रानी दुर्गावती संग्रहालय कहाँ पे है? बवरताल उद्यान जबलपुर। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1976 में। मध्य प्रदेश के किस जिले में अबूझ माड़िया जनजाति पाई जाती है? अबूझ माड़िया जनजाति है ये मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में पाई जाती है। यहाँ पे देखिए, ये अबूझ माड़िया जो जनजाति है इसका एक संग्रहालय भी है, श्री बादल भोई जनजातीय संग्रहालय। कौन सा? श्री बादल भोई। श्री बादल भोई जनजातीय संग्रहालय ये छिंदवाड़ा में है, और छिंदवाड़ा में ही एक भारिया रेडियो स्टेशन भी है। भारिया रेडियो स्टेशन भी छिंदवाड़ा में ही है। ये ट्राइब से रिलेटेड है इसलिए बताया। सरदार विष्णु सिंह गोंड का संबंध निम्न में से किस स्थान से था? सरदार विष्णु सिंह गोंड का संबंध किस स्थान से था? देखिए, सरदार विष्णु सिंह गौड़ का संबंध था बैतूल से। बैतूल से था। इनका एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपसे, जो जंगल सत्याग्रह हुआ था उसका, जंगल सत्याग्रह में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी सरदार विष्णु सिंह गौड़ ने। और बैतूल जिले में जो बस स्टैंड है इन्हीं के नाम से उसका नामकरण भी किया गया है। ये बैतूल घोड़ा डोगरी बैतूल में आता है।
एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन बनी है? एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? ये है पूर्णिमा श्रेष्ठ। पूर्णिमा श्रेष्ठ एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली महिला बनी है। ये गोरखा है और नेपाल की रहने वाली है। 32 ईयर ओल्ड है। एक्चुअली ये एक पर्वतारोही भी है और फोटो जर्नलिस्ट भी है। मई 2024 को ताशकंद उज्बेकिस्तान में एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले जिम्नास्ट कौन बने हैं? जिम्नास्ट का पूछा है और ये पूछा है मई 2024 का, ताशकंद में हुआ है उज्बेकिस्तान में। तो 2-3 चीजें क्लियर रखिए। एशियाई चैंपियनशिप कहाँ पे हुई है? ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुई है, मई 2024 में हुई है। गोल्ड मेडल किसने जीता है जिम्नास्टिक में? तो जिम्नास्टिक में गोल्ड मेडल जीता है दीपा कर्माकर ने। दीपा कर्माकर ने जीता है। सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े अभ्यास का नाम क्या है? यह भी रिसेंटली हुआ था। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में अप्रैल 2024 में हुआ है। ये 1 अप्रैल से और 10 अप्रैल तक। और ये पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज कहाँ पे है? ये जैसलमेर में है। जैसलमेर राजस्थान में, पाकिस्तान बॉर्डर पे। और यहाँ पे अब तक का सबसे बड़ा अभ्यास हुआ है, ये हुआ है गगन शक्ति। हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? अभी रिसेंटली ही प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? ये मार्च 2024 में, मार्च 2024 में बनाए गए हैं प्रसार भारती के नए अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल को। वार्षिक जल महोत्सव का 8वां संस्करण मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ है? अभी ये वार्षिक जल महोत्सव हुआ था जनवरी 2024 में। और इसका अभी जो हुआ है ये 8वां एडिशन हुआ है और ये हर साल होता है। कहाँ पे होता है? ये होता है हनुवंतिया टेंट सिटी में। हनुवंतिया टेंट सिटी कहाँ पे है? खंडवा जिले में है हनुवंतिया टेंट सिटी। और यहाँ पे है खंडवा में इंदिरा सागर डैम। इंदिरा सागर डैम है, इसके तट पे होता है खंडवा जिले में ये वार्षिक जल महोत्सव। ये इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है ये आपको यूजफुल लगेगा और इसको सीरियसली पढ़िए। अभी तैयारी तेज कर दीजिए, जितना हो सके मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने का एक ही तरीका है, पहले आप अपने सिलेबस को देख लीजिए, उसको पढ़ लीजिए और उसके बाद जितना हो सके प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। थैंक यू वेरी मच।